दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए आज लगभग 75 साल पूरे होने वाले हैं। इन 75 सालों में हमारे देश ने बेमिसाल तरक्की हासिल की है। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फूड सफिशिएंसी तक और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट से लेकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट तक, लगभग हर क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ की है हमारे देश ने। वैसे तो देखा जाए इस विकास के पीछे हमारी जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जो तीनों शाखाएं हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इसके साथ साथ देश के हर एक नागरिक का एक अहम रोल है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्य रोल या मेन एग्जीक्यूटिव का, तो यहाँ पर नाम आता है प्रधानमंत्री का। अब दोस्तों, अगर बात करें प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का मुख्य कार्यकारी यानी कि मेन एग्जीक्यूटिव होता है, या यूं कहें कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अब दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए चुनाव होता है, जिसे हम लोकसभा चुनाव या जनरल इलेक्शंस कहते हैं। इस चुनाव में जनता इनडायरेक्टली चूज़ करती है अपने प्रधानमंत्री को, यानी कि जनता डायरेक्टली वोट नहीं करेगी प्रधानमंत्री के लिए। इसके बजाय वो अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डालेगी। उसके बाद जो मेजॉरिटी पार्टी बनती है वो अपनी सरकार बनाती है, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी के जो एमपीज़ होते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। अब दोस्तों, आज़ादी के बाद से हमारे देश में 17 बार लोकसभा इलेक्शंस यानी कि जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं, और दोस्तों कई बार हमारे देश में प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आज से पहले हमारे देश में कौन कौन प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, और चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं अबाउट ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका टेन्योर 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक था। अगर बात की जाए इनके पीएम एज अ करियर की, तो इनका टेन्योर सबसे लंबा टेन्योर था 17 ईयर्स का, और ये एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे, और ये सबसे ज़्यादा बार मतलब कि 4 टाइम्स इलेक्ट होने वाले प्रधानमंत्री थे, और बच्चों के बीच में ये चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके टेन्योर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी थी। तो दोस्तों, इनके कार्यकाल में जो हैवी इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो कर रही थी 7% पर एनम से, और जो एक्सपोर्ट रेट्स थे वो 2.9% पर एनम से ग्रो कर रहे थे। दोस्तों, अब आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पर। तो इनके टेन्योर में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जीडीपी और जीएनपी जो थी वो इंक्रीज हो रही थी 4% पर एनम से। अब अगर बात करें एग्रीकल्चरल ग्रोथ की, तो इनके कार्यकाल में जो जाइंट लैंड होल्डिंग यानी कि जमींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश करवा दिया गया था बाई लॉ, और काफ़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लाए गए थे, और इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सोशल चेंजेस भी किए, जैसे कि रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट किया, और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चलता था उसको क्रिमिनलाइज्ड किया, यानी कि उसको बैन किया, और साथ ही इन्होंने जो माइनॉरिटीज़ थी उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लीडर थे उनको भी अपने कैबिनेट पे पोस्ट दी, ताकि रिलीजियस हार्मनी मेंटेन रहे और वो अपने आप को एज अ माइनॉरिटी ना फील करें। और इसके साथ साथ इन्होंने वुमेन्स के जो राइट थे उसके बेटरमेंट के लिए भी काम किया। अब फ्रेंड्स, नेहरू जी ने जो पॉलिटिकल रिलेशंस थे उनको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा था। जैसे कि चाइना के साथ अपने रिलेशंस थे तो उनको इम्प्रूव किया था, और जो नॉन अलाइन मूवमेंट था यानी कि गुट निरपेक्षता आंदोलन था उसके ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे। अब फ्रेंड्स, आप में से कई लोग नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में नहीं जानते होंगे,
तो उनको थोड़ा समय बता दूं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आखिर था क्या। तो दोस्तों, उस समय दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और दूसरा सोवियत यूनियन। तो उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलने लग रहा था और बाकी जो कंट्रीज़ थी तो उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो यूएसए की तरफ चले जाएं या तो वो सोवियत यूनियन की तरफ चले जाएं। और इंडिया उस समय न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था और इंडिया के पास भी यही दोनों ऑप्शंस थे। लेकिन अगर इंडिया सोवियत यूनियन की तरफ हो जाता तो यूएसए से प्रॉब्लम हो जाती, और अगर यूएसए की तरफ हो जाता तो सोवियत यूनियन खुश नहीं रहता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी कुछ और कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ मिलकर इस नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। इस नॉन अलाइन मूवमेंट में बेसिकली था ये कि ना तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे और ना ही सोवियत यूनियन की तरफ जाएंगे, हम एक न्यूट्रल कंट्री रहेंगे। तो इस मूवमेंट से हमारे यूएसए के साथ भी रिलेशंस बने रहे और सोवियत यूनियन के साथ भी रिलेशंस बने रहे। अब दोस्तों, कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लाए गए थे इनके कार्यकाल में, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन को अवेलेबल कराना हर एक बच्चे के लिए, और जो इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटीज़, आईआईएम्स और एम्स, इन सब इंस्टीट्यूट्स की इस्टेब्लिशमेंट करना। सो फ्रेंड्स, ये सारे चेंजेस आए थे हमारे फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू जी के टेन्योर में। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो कि थे गुलजारी लाल नंदा। इनका टेन्योर 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक था, और दूसरा टेन्योर 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक था। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा अपने जीवन काल में कुल 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और दोनों ही बार 13-13 दिन के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 13-13 दिन के लिए ही क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इनको। तो मैं बता दूं कि इनको एज एन एक्टिंग पीएम बनाया गया था। मतलब कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कुछ दिन के लिए इनको पीएम बनाया जाता है, ताकि जब तक इलेक्शन ना हो जाए दोबारा से पीएम के चुनाव के लिए, तब तक कोई काम संभाल ले। तो जैसा कि मैंने बताया, ये अपने जीवन काल में 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर, और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जो कि तीसरे प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद चौथे प्रधानमंत्री के तौर पर ये काम करते हैं, और दोनों ही बार ये एज एन एक्टिंग पीएम काम करते हैं। अब अगर बात की जाए इनके टेन्योर की, तो काफ़ी छोटे टेन्योर थे इनके, तो उन्होंने कुछ ऐसा मेजर अचीवमेंट नहीं किया। लेकिन फिर भी जिस समय इन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली, उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी हमारे कंट्री में, क्योंकि उस समय हाल ही में 2 वॉर्स हुई थी, इंडो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर। और इस सिचुएशन में इंडिया को संभालना काफ़ी मुश्किल का काम था। और अब अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री रह चुके हैं 1963 से लेके 1966 तक, और साथ ही ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी थे। और साथ ही साथ इन्होंने अपने छोटे से टेन्योर में कुछ लेबर रिफॉर्म्स भी लाए थे। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल्स गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में, जो कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो अब आते हैं हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर, जो कि लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका टेन्योर 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक था। और अगर एज अ पीएम देखा जाए तो इनका टेन्योर 1 ईयर एंड 7 मंथ का था। इसके साथ ही ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, और साथ ही में AICC मतलब कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ये जनरल सेक्रेटरी भी थे, और रेलवेज़ एंड यूनियन होम मिनिस्टर के तौर पर भी ये काम कर चुके थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके टेन्योर में इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था कंट्री का। सो फ्रेंड्स,
इनके कार्यकाल के दौरान जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट हुआ था, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ था अपनी कंट्री में। और इसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन में भी एक रैपिड इंक्रीज़ देखने को मिला था। अब जब अपनी कंट्री में फूड प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा था तो हमारी कंट्री में जो फूड शॉर्टेज थी वो बहुत हद तक कम हो गई थी। और इसके अलावा एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, जय जवान जय किसान। इस स्लोगन को भी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो दोस्तों, ये तो हो गई इकोनॉमिक स्टेटस की बात। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखे हुए थे, जैसे कि श्रीमावो शास्त्री पैक्ट साइन हुआ था श्रीलंका और इंडिया के पीएम्स के बीच में। और इसके साथ ही इन्होंने जो बर्मा कंट्री है उसके साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव किया। और साथ ही पाकिस्तान के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की इन्होंने इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद, जो कि 1965 में हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल्स हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब चलते हैं अपने फोर्थ प्राइम मिनिस्टर, जो कि थे गुलजारी लाल नंदा जी फिर से। तो इनके बारे में तो सारी डिटेल्स अभी प्रीवियसली हम लोग जान चुके हैं, तो सीधे बढ़ते हैं अब फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, जो कि थी हमारी इंदिरा गांधी। सो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर 2 बार कुर्सी पर आती हैं, एक एज अ फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर और दूसरा एज 8th प्राइम मिनिस्टर। पहली बार इनका टेन्योर 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रहता है और दूसरा कार्यकाल इनका 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक था। अगर एज अ पीएम देखा जाए तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग पीएम थी, जिनका टेन्योर 15 ईयर्स एंड 11 मंथ था। इसके साथ ही ये फर्स्ट इंडियन फीमेल पीएम भी थी और साथ ही ये एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी थी। और फ्रेंड्स, इनको एक टाइटल भी मिला हुआ है आयरन लेडी ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इकोनॉमिकल स्टेटस कैसे था इंडिया का इनके कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 5.7% पर एनम से इंक्रीज हो रही थी और इन्होंने नेशनलाइजेशन किया था काफ़ी सारे बैंक्स का। मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड बैंक थे उनको गवर्नमेंटेड कर दिया गया था। यहाँ पर सभी बैंक्स को तो नेशनलाइज नहीं किया गया था, बट हाँ, बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। और जो इन्फ्लेशन रेट था इनके फर्स्ट टेन्योर में 5.2% पर एनम से इंक्रीज हो रहा था इन्फ्लेशन रेट, और इनके सेकंड टेन्योर में 6.5% पर एनम से इंक्रीज हो रहा था। और अब अगर बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करके रखा था। जैसे सोवियत यूनियन और इंडिया के रिलेशन भी काफ़ी अच्छे थे उस समय। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था सोवियत यूनियन उस समय। और साथ ही साथ इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रेंथनिंग में भी काम किया। और साथ ही जो इनफेमस इमरजेंसी 1975-77 है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। अब फ्रेंड्स, जो ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी ये भी एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसके बारे में। तो ये थे हमारे 5th एंड 8th प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ डिटेल्स। अब आते हैं हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर, जो कि थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेके 28 जुलाई 1979 तक था एंड एज अ पीएम इनका टेन्योर 2 ईयर 4 मंथ्स का था। और साथ ही में ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो कि कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, सारे ही कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। अब अगर देखा जाए तो इन्होंने भी कुछ मेजर अचीव नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि इंडिया और चाइना के साथ हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की और 1000 और 5000 और 10,000 के जो करेंसी नोट्स थे उनको भी बैन किया था करप्शन रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने 7th प्राइम मिनिस्टर, जो कि थे चौधरी चरण सिंह। अब फ्रेंड्स, ऐसे देखा जाए तो ये 5th प्राइम मिनिस्टर ही थे, लेकिन अगर एक्टिंग पीएम को भी गिन लेते हैं तो ये 7th हो जाते हैं। और इसी तरह सभी प्राइम मिनिस्टर्स के साथ
अगर हम लोग एक्टिंग पीएम को गिनते हैं तब वो 2 नंबर आगे हो जाएंगे, और अगर एक्टिंग पीएम को ना गिना जाए तो 2 नंबर पीछे चले जाएंगे। जैसे कि इंदिरा गांधी 5th प्राइम मिनिस्टर थी अगर हम एक्टिंग पीएम को गिनते हैं तो, और 3rd प्राइम मिनिस्टर होंगी अगर एक्टिंग पीएम को नहीं गिनते हैं तब। तो बात करें अगर चरण सिंह के पॉलिटिकल करियर के बारे में तो इनका टेन्योर काफ़ी छोटा था, 6 मंथ एंड 17 डेज का टेन्योर था इनका। और ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1967 से लेकर 1968 तक, और इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं जनवरी से जुलाई तक 1979 में। इसके अलावा ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं 1967 से लेके 1970 तक, और इसके अलावा फार्मिंग कम्युनिटीज़ के साथ में भी इनके काफ़ी एसोसिएशंस थे। इसीलिए इनके जन्मदिन के याद में यूपी में किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये थी कुछ डिटेल हमारे 7th प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब आते हैं 8th प्राइम मिनिस्टर, जो कि इंदिरा गांधी फिर से थी, और इनके बारे में हमने अभी पहले जान लिया है। तो चलिए चलते हैं अब 9th प्राइम मिनिस्टर हमारे, जो कि थे राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेके 2 दिसंबर 1989 तक था। अब अगर बात करें एज अ पीएम तो इनका टेन्योर 5 ईयर 1 मंथ्स का था। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन यानी कि जब उनको मार दिया गया था तो उसके बाद इन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली थी। अब अगर बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और एक्शंस जो इनके समय में लाए गए थे उनके बारे में, तो इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी फंड किया था, और इम्पोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगता है उन टैक्सेस को रिड्यूस किया था। और इसके साथ ही देश में कंप्यूटर, एयरलाइन, डिफेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी उनको प्रमोट किया इंडिया में, ताकि इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की जो प्रोसेस है वो और तेज़ी से हो सके। और अगर अब बात करें डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की तो इन्होंने नवोदय विद्यालय सिस्टम या फिर नवोदय विद्यालय स्कीम जो थी उसको इम्प्लीमेंट किया था। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको 6 to 12 की रेजिडेंशियल एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, और ये स्कीम आज भी इंडिया में चलती है, आप में से कई लोग जानते होंगे। और इसके साथ ही अगर बात की जाए फॉरेन रिलेशंस की तो इन्होंने यूएसए और यूएसएसआर दोनों के साथ में रिलेशंस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा था। तो ये थी हमारे 9th पीएम जो कि थे राजीव गांधी, उनके बारे में कुछ डिटेल्स। तो चलिए अब चलते हैं हमारे 10th पीएम की ओर, जो कि थे हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह का कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक था, यानी कि इन्होंने 11 महीने और 25 दिन काम किया। अब बात करें अगर इनके पॉलिटिकल करियर की तो 1987 में एज अ डिफेंस मिनिस्टर इनको राजीव गांधी के कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया था किसी इशू के कारण। उसी दौरान 1987 में ही ऑल इंडिया कांग्रेस से निकलने के बाद इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था जन मोर्चा पार्टी, और यही जन मोर्चा पार्टी 1989 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर कोलैब करके अपनी सरकार बनाती है, और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे 10वें। अब फ्रेंड्स, इनका भी टेन्योर काफ़ी छोटा टेन्योर था जो कि 11 मंथ्स और 25 डेज़ का था। तो इन्होंने भी अपने कार्यकाल में कुछ मेजर अचीव नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ डोमेस्टिक इश्यूज और कंट्रोवर्सीज को हैंडल ज़रूर किया है इन्होंने अपने कार्यकाल में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10वें प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए चलते हैं अपने 11th प्राइम मिनिस्टर की ओर, जिनका नाम था चंद्रशेखर सिंह। अब दोस्तों, चंद्रशेखर सिंह का भी टेन्योर काफ़ी छोटा टेन्योर था। इनका कार्यकाल 7 महीने और 11 दिन मात्र का था, और कांग्रेस पार्टी के साथ इनके गहरे संबंध थे, इसीलिए एक्सटर्नल सपोर्ट भी था कांग्रेस पार्टी का इनको। और इसके साथ ही इनका जो टेन्योर था वो सेकंड शॉर्टेस्ट टेन्योर था आफ्टर चरण सिंह। अब अगर बात करें इनके करियर एज अ पॉलिटिशियन की तो ये होम एंड डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 1990 से लेके 1991 तक। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल्स हमारे 11th प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर सिंह के बारे में।
तो चलिए चलते हैं अपने 12th प्राइम मिनिस्टर की ओर, जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम पमुल्ल पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव था। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक था। अगर देखा जाए एज अ पीएम तो इनका कार्यकाल 4 साल 10 महीने का था और इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में 2 दशकों से भी ज़्यादा कैबिनेट की बहुत सारी पोस्ट हैंडल की हैं। और अगर बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की जो कि इनके दौरान इंडिया में लाई गई थी, तो सबसे पहले तो एलपीजी रिफॉर्म्स जो लाए गए थे इंडिया में। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। ये रिफॉर्म्स 1991 में लाए गए थे। लिबरलाइजेशन रिफॉर्म में लाया गया था कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा फ्रीडम मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट उनमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। और प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म में ये लाया गया था कि काफ़ी सारे गवर्नमेंटेड बैंक्स, गवर्नमेंटेड बिल्डिंग्स और गवर्नमेंटेड प्रॉपर्टीज़ जिनको गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी, उनको प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में दे दिया गया था। और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म में इंडिया को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट करने के लिए और इंडिया को ग्लोबली कनेक्ट करवाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ बैरियर्स को हटा लिया गया था। ये तो थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात। अब इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी उसको भी इन्होंने स्ट्रेंथन किया, जैसे कि इन फेमस बॉम्बे ब्लास्ट 1993 था, जिसमें एक ही दिन में 12 सीरीज़ ऑफ बॉम्ब्स ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद की जितनी क्राइसिस थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया था इन्होंने। और उसके साथ साथ उसी सेम ईयर 1993 में एक अर्थक्वेक आता है जिसे फेमसली लतूर अर्थक्वेक कहते हैं। उसमें भी इन्होंने बहुत समझदारी से काम किया और जो फॉरेन से टेक्नोलॉजीज़ मंगाई गई थी उस समय की, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ थी, उसका यूज़ किया रिलीफ वर्क के लिए। इसके साथ साथ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बूस्ट किया इन्होंने और उसके साथ ही इन्होंने मिलिट्री स्पेंडिंग्स को बढ़ाया ताकि टेररिज्म को हैंडल कर सके। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ डिटेल्स। और चलिए अब चलते हैं हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर जो कि थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ओर। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने जीवन काल में कुल 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। पहला कार्यकाल इनका 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक था और दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक था। अब जैसा कि मैंने बताया, ये अपने जीवन काल में 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। पहले 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर और दूसरी बार 16वें प्रधानमंत्री के तौर पर। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूँ कि मैं यहाँ पर एक्टिंग पीएम को मिला के इनकी गिनती बता रहा हूँ, यानी कि एक्टिंग पीएम को अगर घटा दें तो ये 11वें और 14वें प्रधानमंत्री होंगे। अब बात करें एज अ प्राइम मिनिस्टर की, तो इनका कार्यकाल 6 साल और 2 महीनों का था। अब ये पहले प्रधानमंत्री थे जो नॉन कांग्रेस थे और इन्होंने फुल टर्म सर्विस की है। इससे पहले जितने भी नॉन कांग्रेस पीएम थे उन्होंने अपनी फुल टर्म सर्विस नहीं की है। और इसके साथ ही ये एक ब्रिलियंट ओरेटर यानी कि वक्ता थे जिन्हें स्पीचेस के लिए जाना जाता है। अब अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो ये भारतीय जनसंघ के नेशनल सेक्रेटरी के रूप में भी चुने जा चुके हैं और इसके साथ ही ये जनसंघ के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर भी 1968 में चुने जा चुके हैं। और इसके साथ में ही जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी तब इनको फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। और साथ ही में इन्होंने LK अडवाणी के साथ मिल करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP को फॉर्म किया था। और अब अगर बात करें इकोनॉमी की, तो इन्होंने इकोनॉमी को सुधारने के लिए भी बहुत प्रयास किए थे।
जैसे कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया इंडिया में, और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके चलते कई गांव की जो सड़कें थी, जो कच्ची सड़कें थी, उनको ऑल वेदर रोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। और कई जो ऐसे इलाके थे जो कि मेन सिटी से या मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड नहीं थे, उनको भी इसके द्वारा कनेक्ट किया गया। और अब अगर बात करें डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में, तो इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट किया था, जिसका एम था कि 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस थे उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और इसके साथ साथ इन्होंने जो फॉरेन रिलेशंस थे हमारे, उनको भी मेंटेन करके रखा था। जैसे कि लाहौर समिट हुआ था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन की गई थी 21 फरवरी 1999 को, आफ्टर कारगिल वॉर। और इसके साथ ही इन्होंने यूएसए और चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव किया। और अगर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर देखा जाए तो इन्होंने कारगिल वॉर को जीता। इसके साथ ही 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, ये भी एक टेररिस्ट अटैक था। इस अटैक से भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर करवाया इन्होंने। और इसके बाद ही इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस थे हमारे कंट्री में, उसको स्ट्रेंथन किया जाना था, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी टेररिज्म से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 13th एंड 16th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। और अब चलते हैं हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर की ओर, जिनका नाम था HD देवे गौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक था। और अगर बात करें इनके करियर एज अ प्राइम मिनिस्टर की, तो इनका टेन्योर काफ़ी छोटा था, जो कि 10 महीने का था। तो इसीलिए इन्होंने कुछ मेजर अचीवमेंट नहीं हासिल की। और अगर बात की जाए इनके पॉलिटिकल करियर की, तो ये रूलिंग फ्रंट की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी उसके चेयरमैन रह चुके हैं। और इसके साथ ही ये सीएम भी रह चुके हैं कर्नाटका के 1994 से लेके 1996 तक। तो दोस्तों, ये थी कुछ डिटेल हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर के बारे में। और चलिए अब चलते हैं हमारे 15th प्राइम मिनिस्टर की ओर, जिनका नाम था इंदिरा कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक था। और अगेन इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था, 10 महीने का। तो इन्होंने भी कुछ खास अचीव नहीं किया, लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ चीज़ें जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की। और उसके साथ ही 1997 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था हमारी कंट्री में, उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी मदद की और काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी लाए। और इनके कार्यकाल के दौरान ही हमारे देश को आज़ाद हुए 50 साल पूरे हुए थे, यानी कि 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए थे। और अब अगर बात करें इनके पॉलिटिकल करियर की, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बने थे ये अप्रैल टू मई 1997 में। और इसके साथ ही ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं 1989 से 90 तक, और दूसरी बार 1996 से 98 तक। और इसी दौरान जब इराक और कुवैत के बीच में क्राइसिस चल रही थी 1990 में, तब इन्होंने इंडियंस को कुवैत से निकाल कर लाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 15th प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम एक्टिंग पीएम को नहीं गिनते हैं तो ये थे हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की ओर, जो कि 16th प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अब फ्रेंड्स, इनके बारे में तो सारी जानकारी हमने पहले ही गेन कर ली है, क्योंकि जो 13th प्राइम मिनिस्टर थे वो भी यही थे, इसीलिए हमने अभी पहले ही इनके बारे में जान लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की ओर, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई
2014 तक था और इनका टेन्योर थर्ड लॉन्गेस्ट टेन्योर था आफ्टर नेहरू एंड इंदिरा गांधी। और ये अपने करियर में वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं इंडिया के, और साथ ही में इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है। और अब अगर बात की जाए इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिसीज के बारे में, तो इनके कार्यकाल के दौरान हमारे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो सबसे तेज हुई थी, यानी कि 9% पर एनम से हुई थी 2007 में। और इसी वजह से हमारी कंट्री जो थी उस समय वर्ल्ड्स सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई थी। और इसके साथ ही इन्होंने जो फार्मर्स डेप्थ था उस समय उसको भी रिमूव करने के लिए काम किया। और अब अगर बात करें डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की, तो इन्होंने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके रखी थी। जैसे कि इन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था। इसके साथ ही 27% रिजर्वेशन पॉलिसी लाए थे इन्होंने IITs, IIMs और एम्स में। और इसके साथ ही जो सर्व शिक्षा अभियान था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसको जारी रखा इन्होंने और उसमें कुछ एडिशन भी कर दिया, जैसे कि मिड डे मील स्कीम भी उसमें जोड़ दी गई। इसके साथ साथ इन्होंने कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट थे उसमें जो टेररिज्म बढ़ रहा था उस समय, उसको भी कम करने की कोशिश की थी। और साथ ही में इनकी एक मेजर अचीवमेंट ये भी थी कि इन्होंने नरेगा या फिर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया था। और साथ में ही राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि RTI एक्ट भी पास किया था। नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत सरकार ने गरीबों को लगभग 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की गारंटी ली थी एक फाइनेंशियल ईयर में, और ये प्रोग्राम आज भी चल रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए फॉरेन रिलेशंस की, तो उसे भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा था उन्होंने। जैसे कि इन्होंने चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव किया था, और साथ ही में अफ़गानिस्तान के भी हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव किया था। और इसके साथ साथ USA से भी हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करके न्यूक्लियर डील की थी और आर्म्स डील की थी इज़राइल और रशिया से। और इसके साथ ही जो ईरान, पाकिस्तान और इंडिया का गैस पाइपलाइन इशू था, इसको भी नेगोशिएट किया था। और इसके साथ साथ ही ब्राज़ील और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे रिलेशंस को मैनेज करके रखा था इन्होंने, यानी कि इम्प्रूव करके रखा था। तो ये थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ डिटेल्स। और चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी करंट में भी हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से स्टार्ट हुआ था और टिल प्रेजेंट डेट अभी ये चल रहा है। अगर बात करें एज अ PM, तो इन्होंने पूर्ण बहुमत से विजय हासिल की थी 2014 के जनरल इलेक्शंस में, और दूसरी बार यानी कि 2019 के जनरल इलेक्शंस में भी इनकी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त की थी। और अब अगर बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और स्कीम्स की, तो इनके द्वारा काफ़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया स्कीम, स्मार्ट सिटी मिशन, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि। और इसके साथ ही इनके कार्यकाल के दौरान GDP ग्रोथ भी देखने को मिली है। इनके कार्यकाल के दौरान GDP ग्रोथ 5% टू 7.4% पर एनम है। इन्होंने 1 जुलाई 2017 में GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्प्लीमेंट किया था। मतलब कि पूरे इंडिया में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मिला के एक GST टैक्स बना दिया। इसीलिए इस टैक्स को वन टैक्स फॉर वन नेशन भी कहा जाता है। और इसके साथ ही इन्होंने करप्शन को रिड्यूस करने के लिए डीमोनेटाइजेशन एंड करेंसी बैन भी किया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था ये मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ। सो लिखिए अपना जवाब, देखते हैं किसको किसको याद है। और अब अगर बात करें डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ लाई, जैसे कि डिजिटल इंडिया पॉलिसी,
और साथ ही आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। और इसके साथ ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA भी लाया गया। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट भी लाया गया, जिसके अंतर्गत जो ट्रिपल तलाक का सिस्टम था उसको भी एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि ट्रिपल तलाक सिस्टम को बैन कर दिया गया। और इन्होंने जो फेमस राम मंदिर है अयोध्या में, उसका भी कंस्ट्रक्शन करवाया अपने कार्यकाल में। और इसके साथ ही इन्होंने फॉरेन रिलेशंस को भी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा, जैसे कि US के साथ हमारे रिलेशंस इम्प्रूव किए थे जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे थे। ब्राज़ील के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको भी काफ़ी इम्प्रूव किया इन्होंने, और जर्मनी के साथ कोऑपरेशन भी इम्प्रूव किया इन्होंने। और इसके साथ साथ डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज रसिया के साथ में स्ट्रेंथन किया। साथ ही में यूनाइटेड किंगडम्स के साथ भी रिलेशन को काफ़ी इम्प्रूव किया। और अगर बात करें हेल्थ पॉलिसी की, तो एक बहुत ही फेमस हेल्थ पॉलिसी जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान है, उसको भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल्स हमारे सभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो गया था। अगर मैं डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने लग जाता तो वीडियो और भी लंबा हो जाता। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलिए, मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।